नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से दोस्तों सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं। ठीक है, और ये जो 100 प्रश्न है ना दोस्तों, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर से मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के माध्यम से दोस्तों हम बहुत सारे नए फैक्ट सीखने का प्रयास करेंगे। देखो, जब एग्जामिनर या कोई भी एग्जामिनर दोस्तों जब पेपर सेट करता होगा तो उसको ये तो ना पता रहता कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पहले पूछा जा चुका है। उसको तो एक किताब दे दी जाती होगी कि आपको इस किताब से या विभिन्न प्रकार के सोर्सों से क्या बनाना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होते तो टॉपिक तो रिपीट होंगे ना। अब मान के चलिए दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम धातु वाला सवाल ये है। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएंगे ना। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार से दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर का क्या करना है, रिवीजन करना है, और ऐसा ही करना चाहिए। मैं आपको दोस्तों बिल्कुल आइडिया भी सिखा दूंगा कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको जहां भी मिल रहे हैं जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के, आपको इसी प्रकार से ओल्ड क्वेश्चन पेपर को लगाना है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप ना क्वेश्चन पढ़े, उसका आंसर जाने और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने का मतलब होता है दोस्तों, आपसे जो चीज़ नहीं बन रही है आप उसे एक बार फिर से किताब खोलकर पढ़ो, या फिर दोस्तों उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं किसमें रखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको बेहद पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे नए जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंटों को भी दोस्तों इससे बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगी, और जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं उनका दोस्तों रैपिड रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सोडियम और पोटेशियम, देखिए दोस्तों सोडियम का जो संकेत होता है ना Na होता है, और पोटेशियम का क्या होता है, K होता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। ठीक, मैंने आपको बोला था कि 30 तक परमाणु क्रमांक आपको कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम धातु दोस्तों जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं ना, इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, या केरोसिन भी कहते हैं मिट्टी के तेल को, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है कौन, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैंने आपको कौन कौन से नाम बताया, देखिए जैसे नाम बता रहा हूँ, के मतलब होता है पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम। ठीक है, देखिए इसका परमाणु क्रमांक होता है 19, सोडियम का होता है 11, कैल्शियम का होता है 20। ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनको दोस्तों मिट्टी के तेल में रख दिया जाता है ताकि वे सुरक्षित रहें। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे फैक्ट आपको जानना है ना। दो चीज़ और याद रखना दोस्तों, एक होता है एजी मतलब दोस्तों होता है अर्जेंटेनम, इसे हम कहते हैं सिल्वर या चांदी, और एक होता है दोस्तों एयू। ठीक है, एयू का मतलब होता है दोस्तों सोना, गोल्ड, इसको ओरम कहते हैं। ठीक है, साइंस की भाषा में है ना, उसका संकेत सोना का एयू होता है, और चांदी का संकेत क्या होता है, एजी होता है। चांदी को अर्जेंटीनम कहते हैं, एजी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों धातु ऐसी होती है दोस्तों, याद रखना, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं। इसलिए दोस्तों याद रखना, ये जो आपके पृथ्वी या भूप्रपट्टी है ना, ठीक है, उसमें स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें पाई जाती हैं, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऑक्सीजन के साथ किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं कर पाती। कौन और कौन, सोना और चांदी, एयू एंड एजी। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है। आयोडीन नाम की एक अधातु होती है दोस्तों, क्या होती है, आयोडीन। दोस्तों याद रखना, आयोडीन जो होता है ना अधातु होता है, और अधातु होने के बावजूद भी दोस्तों याद रखना ये चमकीला होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी एमपी पटवारी परीक्षा में पूछा गया है, और मेरी शिफ्ट में ये आया था, मैं पटवारी के पेपर दे के आया हूँ। ठीक है, तो याद रखना आयोडीन अधातु होते हुए दोस्तों क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक, जो ज़्यादा ज्ञान बघार रहे हैं अभी कि पेपर बहुत टफ आएगा, ये आएगा, तो उनकी बातों में मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं अभी दोस्तों फ्रेश से एमपी पटवारी का पेपर देके आया हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है ना। चलिए, ये क्वेश्चन मेरे को आया था अभी मेरी शिफ्ट में कि ऐसी कौन सी धातु है जो चमकीली होती है, तो आयोडीन होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए लिथियम, ठीक, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों धातु दोस्तों इतनी मुलायम होती है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। सोडियम,
सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों धातु को दोस्तों क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको द्रव धातु का नाम मैंने बता दिया कि पारा होता है, जिसे Hg से डिनोट करते हैं या मरकरी कहते हैं इसे। ठीक है, इसके अलावा द्रव अधातु मैंने आपको बताया था, द्रव अधातु जो होती है ब्रोमीन होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको और बताया था ग्रेफाइट जो होती है दोस्तों, याद रखना, ग्रेफाइट जो होती है ये अधातु होती है, लेकिन अधातु होने के बावजूद भी दोस्तों ये सुचालक होती है ऊष्मा और विद्युत का। ठीक है, देखिए सामान्य तौर पर धातुएं जो होती हैं दोस्तों वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट अधातु है फिर भी क्या है, सुचालक है। मैंने बोला ना कि अपवाद से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। क्लियर, चलिए इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको मैंने और बताया था कि धातु हमेशा कौन सा ऑक्साइड बनाती हैं, धातु हमेशा क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। और अधातु क्या बनाती है दोस्तों, अधातु बनाती है हमेशा आ से अधातु और आ से अम्लीय ऑक्साइड हमेशा कौन बनाती है, अधातु बनाती है। ठीक है, और धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, या क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों रिवीजन करना चाहिए कि हम एक क्वेश्चन को उठाते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित जितने भी हमें फैक्ट मिलते हैं उन सबको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है, धमनियों का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। देखिए दोस्तों आंसर तो आपको पता चल गया ये है, लेकिन देखिए दो चीज़ें होती है, एक होती है धमनी, है ना, और एक होती है दोस्तों सिरा। ठीक, धमनी होती है और एक सिरा होती है। धमनी में दोस्तों हमेशा याद रखना शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और सिरा में दोस्तों याद रखना अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, क्या होता है, धमनी में दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है, मतलब ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। क्या बहता है, ऑक्सीकृत, मतलब ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। और सिरा में दोस्तों अनॉक्सीकृत रुधिर बहता है, मतलब इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन उसमें नहीं होती। ठीक है, धमनी हमेशा याद रखना दोस्तों, ये धमनी जो है ना हृदय से दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों तक क्या ले जाती है, रक्त को ले जाती है। और सिरा दोस्तों याद रखना शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लाती है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो धमनी का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन युक्त मतलब शुद्ध रक्त। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है। देखिए भाई मान के चलो ये मान के चलिए भूमि है, ये भूमि हो गई। ठीक है, ये भूमि हो गई और इसके राइट साइड में क्या है, इसके राइट साइड में मान के चलो ये समुद्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर, भूमि से समुद्र की ओर चलने वाली हवा को क्या कहेंगे बताइए। भूमि से समुद्र की ओर जा रही है तो कहेंगे ना कि थल समीर है, मतलब थल से बहकर आ रही है, तो आंसर हो जाएगा थल समीर। लेकिन अगर दोस्तों समुद्र से भूमि की ओर यदि कोई समीर आती है तो उसे क्या कहेंगे, समुद्री समीर कहेंगे। ठीक है, समुद्री समीर कहेंगे। ठीक, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, मतलब परिक्रमा करते हैं। देखो भाई आपको पता होगा पृथ्वी कैसा घूर्णन करती है, बताइए आप। पृथ्वी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है आपकी पृथ्वी, हमारी अर्थ। ठीक है, याद रखना दो ग्रह हैं, वीनस और यूरेनस। मतलब दोस्तों वीनस मतलब क्या होता है, वीनस मतलब होता है दोस्तों शुक्र, और यूरेनस मतलब दोस्तों होता है, देखो अरुण, वरुण और यम होता था, यम को हमने हटा दिया है, यम का दूसरा नाम प्लूटो भी था। ठीक है, और अरुण वरुण को दोस्तों क्या कहते हैं, क्या यूरेनस, देखो अरुण होता है यूरेनस। ठीक है, और एक और होता है दोस्तों याद रखना, अरुण होता है यूरेनस और जो नेपच्यून होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम वरुण। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नाम याद होना चाहिए। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ लेकिन मैंने क्लियर बता दिया। ठीक, तो याद रखना वीनस मतलब शुक्र ग्रह और यूरेनस मतलब दोस्तों आपका कौन सा, अरुण ग्रह है। ठीक है, ये दोनों दोस्तों सभी ग्रहों से विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, और वो दिशा कौन सी है, पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन कर रहे हैं। बाकी पृथ्वी की यहाँ घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ठीक, याद रहेंगे। देखिए 8 ग्रह बचे हैं, पहले 9 थे, है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये नाम मेरे को याद है दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार। ठीक है, मतलब बुध जो है सूर्य के सबसे समीप है, और आपका जो वरुण है या जिसे हम कह सकते हैं यूरेनस, नेपच्यून, मतलब नेपच्यून जो है दोस्तों वो सबसे दूर है अभी वर्तमान की स्थिति में। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह जो होते हैं ना, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं।
और उसके बाद जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है ना, उनको बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों मंगल को कहते हैं, ठीक है, ये पता आपको होना चाहिए। और मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों याद होगा आपको क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और रात्रि के समय में दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखना शुक्र ग्रह दोस्तों रात्रि के समय में सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारक प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, इसे फिलामेंट कहते हैं। और ये काहे से बनता है? टंगस्टन धातु से बनता है। कौन सी धातु से बनता है? टंगस्टन धातु से बनता है। और टंगस्टन से ही क्यों बनता है? क्योंकि दोस्तों टंगस्टन धातु का जो होता है गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। लगभग दोस्तों इसका 3400 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? गलनांक होता है। बहुत ज़्यादा ताप या टेम्परेचर में भी दोस्तों ये धातु गल नहीं सकती, इसलिए दोस्तों जो बल्ब होते हैं उसके फिलामेंट टंगस्टन धातु के बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है लघुत्तम समय अंतराल दोस्तों जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। देखिए दोस्तों सेकंड होता है। आप अपने हाथ में जो हाथ घड़ी पहनते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसमें सबसे कम समय सेकंड ही नाप सकते हो ना आप। क्या उससे और माइक्रो सेकंड नाप सकते हो क्या? नहीं नाप सकते, ठीक है। याद रखना दोस्तों 1 सेकंड आप अपनी देखो सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ी कह रहा है वो, ठीक। चाहे आप दीवाल घड़ी की बात करें या आपकी हाथ घड़ी की बात करें, तो सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ी कौन सी होती है? हाथ घड़ी और दीवाल घड़ी होती है। तो हम सबसे कम समय क्या नाप सकते हैं? लघुत्तम समय अंतराल सेकंड ही नाप सकते हैं, ठीक है। माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड ये सब हम नहीं नाप सकते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 साल से 8 साल की उम्र के बीच के बच्चे के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों मिल्क टीथ या दूध के दांत कहा जाता है उन्हें, ठीक है। अच्छा, दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो याद रखना दोस्तों उनकी संख्या होती है 20, ठीक। देखिए दोस्तों दांत जो होते हैं ना जीवन में सिर्फ 2 बार आते हैं, ठीक। एक तो आपको जब पैदा होते हैं तभी मिलते हैं, और दूसरा दोस्तों जब वो टूट कर गिरते हैं उसके बाद आते हैं। उसके बाद फिर आपके दांत दोबारा कभी नहीं उगेंगे, और यदि गिर जाते हैं तो फिर आपको लगवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो जो मतलब वयस्क अवस्था में जब इंसान आ जाता है दोस्तों तो उसके पास कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कहते हैं ना 32 वही 32 दांत होते हैं। तो जबड़ा होते हैं 2, 16 नीचे होते हैं, 16 होते हैं ऊपर, ठीक है। दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कृदंत, रदनक, अग्रचौरड़क, चौरड़क। ये बचपन से पढ़ते हुए चीज चले आ रहे हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक फैक्ट और आता है दांत का, तो आपने सुना होगा कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो दांतों का जो इनामेल होता है ना, वो दांतों का जो इनामेल होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। और दांत दोस्तों याद रखना कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बनते हैं, दांत बनते हैं, ठीक। और सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनामेल होता है। देखिए दोस्तों कृदंत की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। रदनक की 4, अग्रचौरड़क की 4 और चौरड़क की 12। इस प्रकार से टोटल 32 दांत होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस्कोप ये केंद्र है जो इसका प्रयोग करता है। पेरिस्कोप होता है दोस्तों, इसको हिंदी में कहूँ मैं अगर आपको तो परिदर्शी होता है, ठीक। परिदर्शी होता है ना। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि आप पानी के अंदर कोई जहाज में बिल्कुल नीचे हैं, ठीक, और आपको बाहर की चीज़ देखना है तो आप इसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे, ठीक, पेरिस्कोप का, ठीक। सोनार होती है, सोनार अलग चीज़ होती है, वो किसी वस्तु का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है उसका। लेकिन पेरिस्कोप क्या होता है? देखने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसमें दोस्तों समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण का? प्लेन मिरर या समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और याद रखना दोस्तों जैसे मानकर चलो जो युद्ध पोत होती है ना नौसेना में, तो उसमें पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो दो समतल दर्पण होते हैं वो एक दूसरे से 45 डिग्री पर क्या होते हैं? झुके होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है? बाहर की वस्तु अंदर आ जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर है दोस्तों सेलुलोज कहते हैं उसको, ठीक। अब सेलुलोज के बारे में याद रखना दोस्तों, पहली चीज़ तो याद रखना ये कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक। कार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि पूछा जा सकता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H10O5 और होल ट्वाइस में N। ये दोस्तों सेलुलोज का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों कि मनुष्य जो है ना वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों मनुष्य का जो आहार नाल होता है ना उसमें सेलुलोज एंजाइम और जो सहजीवी सूक्ष्मजीव होते हैं ना वो अनुपस्थित होते हैं। इसलिए तो मानव जो होता है दोस्तों वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। तो सेलुलोज होता किसमें सर? हरे पौधे जो होता है दोस्तों उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आपको मैंने एक चीज़ और पढ़ाया था, रूमिनेंट। क्या पढ़ाया था? रूमिनेंट।
ठीक है। रूमिनेंट क्या होते हैं? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं या जंतु होते हैं उन्हें रूमिनेंट कहा जाता है और इनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो पालतू जानवर होते हैं वो देखना जब कुछ नहीं बचता उनके पास मतलब चरने के लिए, खाने के लिए, तो वो क्या करते हैं? मुँह जलाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में वो मुँह जलाते हैं ना, तो वो शरीर के अंदर अपना जो भोज्य पदार्थ है उसको स्टोर करते हैं और धीरे धीरे मुंह में लाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? रूमिनेंट कहा जाता है। और ये क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए, और सेलुलोज का पाचन जो होता है दोस्तों याद रखना सीकम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेलुलोज का पाचन सीकम के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसम पूर्वानुमान इसका उपयोग करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, मैंने बहुत सारे उल्टे क्वेश्चन पेपर देखा, बहुत क्वेश्चन आते हैं यार इससे, है ना। मौसम पूर्वानुमान दोस्तों याद रखना अधिकतम न्यूनतम तापमापी यानी मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का प्रयोग करता है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों ज्वर मापी लिखा है तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर हो गया, ठीक, ये हो गया डॉक्टरी थर्मामीटर। तो याद रखना आपको कि थर्मामीटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मौसम के लिए दोस्तों हम करते हैं मैक्सिमम मिनिमम मतलब अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग। हमको बुखार आता है तो डॉक्टर कौन सा इस्तेमाल करता है? डॉक्टरी तापमापीटर का, डॉक्टरी थर्मामीटर का, ठीक है। और स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर दोस्तों याद रखना 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ताप नाप सकता है। लेकिन एक और होता है दोस्तों प्रयोगशाला तापमापी, ठीक है, प्रयोगशाला थर्मामीटर। ये क्या होता है दोस्तों? इसकी जो रेंज है ना ये इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान नाप सकता है, ठीक। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? नाम से स्पष्ट है, प्रयोगशाला तापमापी मतलब प्रयोगशाला में किया जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। बहुत आसान सवाल है, रेडिएशन या विकिरण। देखिए ऊष्मा का चालन जो होता है 3 प्रक्रिया से होता है। एक होता है चालन, एक होता है संवहन और एक होता है आपका ये विकिरण, ठीक है। चालन में क्या होता है दोस्तों? गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक। मान के चलिए दोस्तों यदि कोई वस्तु गर्म रख दी है मैंने और इसके संपर्क में कोई ठंडी वस्तु रख दूंगा तो देखना थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ये वस्तु क्या हो जाएगी? ये ठंडी वस्तु भी गर्म होने लगेगी और ये जो गर्म वस्तु थी दोस्तों ये अपेक्षाकृत पहले से ठंडी हो जाएगी। लगभग दोस्तों दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। इसे कहते हैं हम चालन, ठीक। ज़्यादातर ठोसों में होता है। संवहन की बात करता हूँ दोस्तों तो ये संवहन जो होता है ना दोस्तों याद रखना द्रव और गैस में होता है, ठीक है, द्रव और गैस में होता है। संवहन मतलब जी बताया मैंने, थल समीर बताया था, ठीक है, समुद्री समीर बताया था, ये सब संवहन के उदाहरण हैं। और विकिरण दोस्तों मैंने बताया रेडिएशन मतलब विकिरण सनलाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है। ऊन कटाई, ठीक है, मतलब दोस्तों उसको क्या कहते हैं? शेयरिंग रिफर्स, ठीक है। तो ऊन काटना जो होता है दोस्तों भेड़ से काटा जाता है। काय के लिए काटा जाता है? जानता और रेशो प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो मैंने संश्लेषित रेशो और प्लास्टिक वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ऊन कटाई दोस्तों ये दर्शाता है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत को हटाना क्या होता है? ऊन कटाई कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग करी जाती है, जो इसे क्या करते हैं बताइए? इसको क्या कहते हैं? रसद लेपन कहते हैं ना, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ये संक्षारण और जंग से बचाने के लिए की जाती है, ठीक। संक्षारण जंग मैंने बहुत अच्छे से आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टार्च किसका प्रयोग करती है? टार्च अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करती है। क्या होता है दोस्तों इसमें? क्या होता है जो बल्ब होता है ना टार्च का, वो उसको एक फोकस बिंदु पर करता है, ठीक है। और देखना आपने वो समांतर किरणें जाती है और एक बीम के रूप में जाती है। मान के चलो हमें कोई बहुत अंधेरे में बहुत दूर की चीज़ देखना है तो प्रकाश इधर उधर फैलता नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें, देखिए दोस्तों इसका आंसर होता है प्रज्वलन ताप कम होता है। मान के चलिए दोस्तों मिट्टी का तेल लीजिए आप और एक पेट्रोल लीजिए, तो इन दोनों में दोस्तों आप मुझे बताइए कि प्रज्वलन ताप किसका कम होगा? वो होगा दोस्तों पेट्रोल का। पेट्रोल जरा सी चिंगारी में भी आग पकड़ लेती है, हालांकि केरोसिन भी पकड़ लेता है, लेकिन अपेक्षागत की बात करें, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो पेट्रोल दोस्तों सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। बहुत कम प्रज्वलन ताप होता है, जरा सी चिंगारी में भी आग पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मृदा में बालू के कण बड़े कणों का अनुपात ज़्यादा रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों याद रखना बालू कह रहा है, बालू, ठीक। बालू यानी रेत होती है, रेत को कहते हैं सैंड, ठीक है। तो उसको नाम ही से स्पष्ट हो गया दोस्तों, बलुई मृदा या सैंडी सॉइल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
WWTP को विस्तृत करें। WWTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान। क्या होता है दोस्तों, नदी झील का जो पानी होता है ना वो अशुद्ध होता है, ठीक है। तो उसको शुद्ध करने के लिए दोस्तों क्या होता है, ये WWTP वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को निम्न इकाई में मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध इकाई जो होती है दोस्तों याद रखना ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। ओम का लाभ मैंने बताया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर हो जाता है IR, और ये R जो आता है दोस्तों इसे हम कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंट, और इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा चैन पंप ढेकली और रेहट, राहत लिखा हुआ है, इसको रेहट हम कहते थे बचपन में ना, सुनते हैं अपने बुजुर्गों से सुनना। रेहट का इस्तेमाल दोस्तों पहले पानी निकालने के लिए कुएं आदि से किया जाता था। तो ये सब दोस्तों सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं, लेकिन आधुनिक स्रोत दोस्तों याद रखना दो हैं, एक स्प्रिंकलर मेथड होती है, ठीक है, और एक दोस्तों आपने सुना होगा बूंद छिड़काव विधि, ठीक है, बूंद छिड़काव विधि या ड्रिप सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्तवकाल खालिस्तान दिनों तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है। आर्तवकाल मतलब दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं हम मासिक धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका जो कार्यकाल होता है 2 से लेकर 7 दिन तक का रहता है, ठीक। ये 2 से 7 दिन तक का चक्र रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट सूक्ष्मजीवों का वर्धन करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे दोस्तों एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक होते हैं ना वो बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, जीवाणु, ठीक। याद रखना जीवाणु की बात कर रहा हूँ, विषाणु की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। जीवाणु को दोस्तों नष्ट कर देते हैं या उनके विकास की गति को धीमा कर देते हैं या फिर दोस्तों समूल नष्ट कर देते हैं, इसे ही हम एंटीबायोटिक कहते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे एंटीबायोटिक के नाम बता चुका हूँ आपको, 2-4 एंटीबायोटिक के नाम आप कमेंट कर लिख के जरूर बताना, ठीक। चलिए, इससे देखो कमेंट में लिखोगे तो उससे मेरा फायदा नहीं होगा, उससे आपका फायदा होगा। अगर आप 4 एंटीबायोटिक के नाम लिखते हो दोस्तों, तो ये मान के चलो कि आपको 4 एंटीबायोटिक के नाम पता है, तो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूजल का खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो जाता है। तो अंतः स्यंदन द्वारा, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन द्वारा दोस्तों भूजल का जो होता है पुनर्भरण होता है, मतलब पानी जमीन के अंदर चला जाता है और फिर पानी क्या होता है, वाटर लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए, लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध है, तो शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है लाइकेन, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैंसिल हो गया था। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक। लकड़ी का टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं हम उसका, और पानी में नमक को घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है एक बार अगर एक वस्तु को हम दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों एक बार जो चीज़ परिवर्तन हो गई तो उसे हम 2 बार परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा मैं आपको, ये मोमबत्ती वाला। मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना 2 चीज़ होती है। मोमबत्ती दोस्तों पिघल रही है, जैसे घी पिघलता है ना, अगर घी पिघल जाएगा, ठीक है, घी देखा होगा आपने, जब वो जमा रहता है तो थोड़ा मतलब सॉलिड कह सकते हैं उसको, ठीक है, बर्निंग भरा रहता है, और पिघलता है तो क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लिक्विड से घी फिर से नहीं प्राप्त कर सकते, ठंडा करोगे तो जम जाएगा घी, और उसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे तो पिघल जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। तो मोमबत्ती का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक बार जल गई तो आप उसे फिर से नहीं ला सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक। अब मैं समझता हूँ इस कॉन्सेप्ट से आपको चीज़ें समझ में जाएगी, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, क्लियर। चलिए, खमीर में अवायवीय शोषण के परिणाम से बने उत्पाद हैं। खमीर को कहते हैं अंग्रेजी में ईस्ट, और अवायवीय शोषण होता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना। अवायवीय शोषण का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता, ठीक। इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनते हैं, ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारूपिक कोशिका में अंगक गाल्जिकाएं कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, कहाँ पाए जाते हैं, प्रारूपिक कोशिका में अंगक गाल्जिकाएं दोस्तों कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की राड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर उसमें स्थानांतरण होता है। चालन मैंने अब भी बताया था, गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु वाला उदाहरण। ठीक, चलिए। ट्रैक्टरों से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचत कहते हैं। कल्टीवेटर, खेत की जुताई करने के लिए, कोई बताने का सवाल नहीं है लेकिन आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग करने को खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो बायोवीडिसाइड्स कहलाते हैं। इसको रट लेना मेरे भाई, है ना। समझ में नहीं आ रहा है तो रट लो, ठीक, कोई टेंशन की बात नहीं है, रट लो एक बार में। आपको ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में छप जाएगा, एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो कंपन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। और ध्वनि का तारतम्य तो कंपन के आयाम पर निर्भर करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं रही उनको कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों एक्सटिंक्ट स्पीसीज या विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कह रहा है। देखिए अग्निशामक जो होता है ना, उसमें ज़्यादातर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। देखिए सामान्य अग्निशामक दोस्तों पूछ रहा है तो जल अग्निशामक, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मैंने बताया ना प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक, ठीक। तो वास्तविक मतलब पर्दे पर प्राप्त है, आभासी मतलब दोस्तों काल्पनिक। तो आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होते हैं? आयन होते हैं। आपको याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, समय कम बचा हुआ है, ठीक है। जब दोस्तों ये सब हो जाएगा ना तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि बहुत लो लेवल का मैं पढ़ाता हूँ, टेंशन मत लो। आप बोलोगे तो मैं 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। IUPAC नामकरण भी पढ़ा दूंगा, हुंड्स का लॉ भी पढ़ा दूंगा, पाउली का अपवर्जन नियम भी पढ़ा दूंगा, अफबाऊ का सिद्धांत भी पढ़ा दूंगा, व्यतिकरण भी बता दूंगा, सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब पढ़ा हूँ और आपको पढ़ा सकता हूँ, क्लियर। चलिए, लेकिन होशियार लोगों को उनकी होशियारी अभी पास में रहने दो, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना तब उनको समझ में आएगा कि क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के गिलास में रखा एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा दिखाई देता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दो चीज़ होती हैं। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन होता है, और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ दोस्तों। ये सतह है, ये प्रकाश आया, ये टकराया, ये चला गया, ये प्रकाश का परिवर्तन होता है, ठीक। ये प्रकाश आया, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा झुक गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। इसमें तीन चीज़ होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक आपतन बिंदु होता है दोस्तों। तीनों एक ही सतह पर होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा दोस्तों याद रखना बराबर होते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस जीव को पहचाना जिसमें परिसंचारी तंत्र नहीं होता, ठीक। परिसंचार तंत्र क्या होता है मैंने पहले पढ़ा चुका है, ठीक। अभी दोस्तों समय कम है इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रा दोस्तों याद रखना। परिसंचरण तंत्र का मतलब दोस्तों कुल मिला के ये है जिसमें खून बहता है, ठीक। सिंपल आप समझने की बात करो, ठीक है। जिसको काटने पे खून निकलेगा उस पर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और नहीं निकलेगा मान के चलो उसको, उसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। हाइड्रा और एक और उदाहरण दोस्तों स्पंज, इन दोनों चीज़ों में दोस्तों याद रखना परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है। धूम कोहरा किसका संयोजन है? धूम कोहरा दोस्तों स्मोक एंड फ्रॉग, ठीक है। स्मोक एंड फ्रॉग मतलब धुएं और कोहरे का संयोजन या मिश्रण है। धूम कोहरा संयोजन हो गया। ग्रंथिका के साथ नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु खालिस्तान की जड़ में पाए जाते हैं, आपको पता होगा। फलीदार पौधों की जड़ जैसे मटर में पाए जाते हैं, और नाम क्या है? राइजोबियम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य वस्तु जैसे अनाज और दाल को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, सुखाकर। इस विधि को कहते हैं, इसको दोस्तों डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक। ताकि जो दाने होते हैं, अनाज होते हैं, उसकी नमी निकल जाती है और वो बाद में उसमें कीड़े वीड़े नहीं लगते, क्लियर। चलिए कौन सा घर्षण हानिकारक बोल रहा है, ठीक है। तो हानिकारक दोस्तों याद रखना, मशीन के चलते हुए हिस्सों में दोस्तों याद रखना घर्षण क्या होता है? हानिकारक होता है। देखो सड़क पर चलना जरूरी है, अगर घर्षण नहीं होगा तो देखो घर्षण से लाभ भी होती है हानि भी होती है। हम सड़क पर चल रहे हैं, मैं कागज़ पे लिख पा रहा हूँ, ये सब क्या होता है दोस्तों? ये घर्षण के कारण होता है। वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, अगर घर्षण नहीं होगा तो वाहन में ब्रेक नहीं लगेगा। कागज़ पर कलम द्वारा लिखना, ये सब घर्षण है। लेकिन मशीन में जो चलते हुए हिस्सों में जो घर्षण होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों? हानिकारक होता है, क्योंकि उससे मशीन के कल पुर्जे घुर जाते हैं, ठीक है, घिस जाते हैं या नष्ट होने लगते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तनुग्रत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो किसका गठन होता है या क्या बनता है, ये कहना चाह रहा है।
मैंने आपको बताया था पहले ही कि धातु जब भी दोस्तों अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो यहाँ लवण क्या है देखो मेरे भाई, जिंक क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। अम्ल के साथ लवण और हाइड्रोजन, और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हम। गलत कथन चुनिए। भूकंप के आशंका वाले क्षेत्रों की इमारतों में निर्माण में हल्की सामग्री प्रयोग करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। निर्माण में भारी सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए, ये तो गलत बात है और यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है उसके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव, देखो दोस्तों जितने नीचे जाओगे गहराई में उतने ही क्या होगा, दाब बढ़ता है। पॉइंट की बात याद रखना, और जितना ऊपर जाओगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगता क्योंकि वह लोहे का मिश्र धातु है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा घर्षण न्यूनतम करता है। ठीक, तो पृष्ठ के पहियों के बीच पहिए का उपयोग, आपने दोस्तों ट्रेन या रेलवे स्टेशन में कभी सफ़र किया होगा तो देखे होंगे, वहाँ वो ऐसे चके वाले गाड़े रहते हैं, ठीक, बैग रहते हैं और उनको खींचते हैं लोग ऐसा पकड़ के, है ना। तो ये क्यों होते हैं, ये तो घर्षण को कम करने के लिए किए जाते हैं। कभी दोस्तों कोशिश करना कि इनके चक्के निकालना और फिर खींच के देखना, तब आपको पता हो जाएगा कि क्यों लगाए जाते हैं। वो तो घर्षण कम करने के लिए, ताकत कम लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन घर्षण न्यूनतम करता है, रिपीट हो गया। जीवों में से किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील संदूषित है, तो ये आता होगा पक्षी में, क्योंकि दोस्तों बड़ी मछली, छोटी मछली और प्राणी मंडक तो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन पक्षी क्या होते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो याद रखना दोस्तों, इन्वर्टेड एंड डैमेज्ड। ठीक है, अधोशीर्षी और ह्रासित, बहुत खतरनाक लैंग्वेज लिखी हुई है इन शब्दों की, ये सब शब्द आपको याद करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चंद्रमा का सबसे छोटा भाग दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, बालचंद्र कहते हैं। ठीक है, क्रीसेंट मून कहते हैं, क्रिसेंट मून कहते हैं। कितने मिनट मिलकर घंटे 6 घंटे बनाते हैं, कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनाते हैं, तो 6 घंटे मेरे भाई 360 मिनट होते हैं। अब इस क्वेश्चन को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती, इसका कारण क्या है, तो मैंने अभी बताया था कि एंटीबायोटिक क्या करते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, लेकिन ये जुकाम और फ्लू जो होता है दोस्तों, ये होता है वायरस से। ठीक, इसलिए दोस्तों यहाँ एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कैनोपी कहा जाता है, इसे बितान कहा जाता है। ठीक है, चलिए जब आप फॉरेस्ट गार्ड बन जाओगे ना, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको, है ना। ये वाले क्वेश्चन आसान लगेंगे जो अभी बताया था, कैनोपी। ठीक, फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग में बहुत पढ़ाया जाता है इस टाइप की चीज़ों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जिस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है वह कहलाती है, तो दोस्तों प्रभाजी रासवन आपने पढ़ा होगा। ठीक, पेट्रोल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है, डीजल निकलता है, ठीक है, मोम निकलता है, पैराफिन वैक्स निकलती है, बहुत सारी चीज़ निकलती है, उसको क्या कहते हैं, प्रभाजी रासवन कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली संचालित करने वाले अधिकांश तरल किसके विलयन होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। सिंपल सा उदाहरण ले लो, बैटरी, बैटरी में जो अपन पानी भरते हैं वो एसिड, बेस एंड साल्ट ही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उर्वरक के गुणधर्म से संबंधित है। देखिए, खाद और उर्वरक दो चीज़ होती हैं। ठीक है, खाद मतलब देसी खातू, उर्वरक मतलब दोस्तों आपने सुना होगा अंग्रेजी खातू। ठीक है, तो एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध कौन होता है, ये उर्वरक होता है। ठीक है, लेकिन खाद जो होता है दोस्तों, इसकी जलधारण क्षमता बढ़ाता है ये मृदा की। ठीक है, और ह्यूमस प्रदान करता है और मृदा की बनावट को सुधारता है। लेकिन एनपीके जैसे जो पोषक पदार्थ होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, जो आपकी अंग्रेजी खातू होती है जिसे हम उर्वरक कहते हैं, उसमें कूट कूट कर भरे होते हैं, ये उसी की विशेषता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइरेकल कहलाने वाले छोटे द्वार जो हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं, वह तिलचट्टा के लक्षण हैं, रट लेना मेरे भाई, है ना। चलिए, उस सुरक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है और आग से बचाता है, उसको कहते हैं फ्यूज। आपके घर में भी लगा होगा फ्यूज। ठीक है, संवाहक पट्टियाँ टेरिलिन से बनी होती हैं। टेरिलिन मतलब दोस्तों रेशा की बात हो गई, और ये क्या होती है, बहुत लचकदार होती हैं और मजबूत होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक पशु राष्ट्रीय
उद्यान गिर में पाया जाता है? तो बताने की जरूरत नहीं है, एशियाई शेर दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। समुद्र तलों में इनके द्वारा प्राप्त सिलिका के बड़े भंडार प्राप्त होते हैं। तो डाइटम के द्वारा दोस्तों याद रखना सिलिका के बड़े भंडार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटों में पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे दोगे, राइजोबियम। ठीक, वायुमंडलीय नाइट्रोजन करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की जड़, ये रिपीट हो गया। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण क्या होगा? घर्षण बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आप क्या करना मेरे भाई, एक छोटी सी संदूक लेना और एक बड़ी संदूक लेना। ठीक, घर की पलंग पेटी को और एक छोटी वाली संदूक को। छोटी संदूक का द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा, और बड़ी वाली पेटी का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो इसको खींचने में आसानी होगी कि इसको खींचने में आसानी होगी? बताओ। इसको खींचने में आसानी होगी छोटी वाली को। क्यों? क्योंकि वहाँ घर्षण कम लगेगा, लेकिन बड़ी वाली में दोस्तों याद रखना ज़्यादा घर्षण लगेगा। तो द्रव्यमान बढ़ने से भी घर्षण बढ़ जाता है, स्पेशली सर्पी घर्षण। ठीक, चलिए। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है, लोहा और कैल्शियम। ये सब चीज़ें आपको पता होगी, है ना। घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तरीकों से एक है, देखो रासायनिक तरीके की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उबालना में ऑप्शन लगा दिए घर में, है ना। रासायनिक तरीका दोस्तों याद रखना रासायनिक गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, चलिए। आंवला किसका प्राकृतिक स्रोत है? बताने की जरूरत नहीं है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी इसमें पाया जाता है। ठीक है। शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली ट्यूब को कहा जाता है? तो वास डिफरेंस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस कहा जाता है। बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से इसकी रचना होती है। तो याद रखना दोस्तों, जहाँ चिकनी मिट्टी आ गई तो चिकनी बलुई मिट्टी आप लगा देना। ठीक, चलिए। लोहे में जंग लगने की क्रिया इसमें तेज होती है। तो तटीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए, और इसलिए वहाँ लोहा में जंग जल्दी लगता है। रेलवे स्टेशन पर पुलों के ऊपर पैर की सीढ़ियों का घिसने का कारण है, घर्षण होगा, घर्षी बल होगा, है ना। बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानी का विसंक्रमण रोकने के लिए अधातु का इस्तेमाल होता है। तो क्लोरीन याद रखना दोस्तों एक अधातु है और इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। समुद्री हवा इसका परिणाम है। तो संवहन दोस्तों मैंने बताया था कि द्रव और गैस में हमेशा क्या होता है? समुद्री हवा और जल समीर या थल समीर जो होती है वो संवहन या समुद्री हवा के कारण होती हैं। ठीक है, संवहन के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक तेजी से खींचे हुए बैंड को कर्षित किया जाता है तो इसके कारण ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन के कारण, अच्छा तेजी से आप दोस्तों एक रस्सी को बांधना अच्छे टाइट और उसको खींचना तो वो कंपन करती है। ठीक है, क्या करती? कंपन करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश आपको बताएं जितने इसमें 7 रंग होते हैं, बेजानी, हैप्पी, नाला। ठीक, बीबी राय आप ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, ब्राइट। जो समझने वाले समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर आती है। ठीक है, आपको ये बताने की जरूरत है कि गर्मी में पवन महासागर से जब भूमि की ओर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मानसूनी हवा कहते हैं। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में मानसून की 2 शाखा हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोनों शाखा से क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाया क्यों बनती है? छाया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है दोस्तों, इसलिए छाया बनती है। प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता है, ऐसा नहीं कि बीच में खम्मा आ गया तो वो इधर से क्रॉस होकर इधर चल जाएगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए छाया बनती है। रात्रिचर जीवों को आंखों के कॉर्नियों और पुतलियाँ बड़ी होती है। इन संरचना से उन्हें क्या होती है? दृष्टि के क्षेत्र में वृद्धि होती है। जैसे चमगादड़ अमगादड़ आपने सुना होगा। ठीक है, तो उनको क्या होता है? उनको जो देखने का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है उससे, है ना। जंग के बारे में गलत कथन को पहचानिए दोस्तों। याद रखना जंग और लोहे में समान घटक होते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, जंग अलग चीज़ होती है और लोहा अलग चीज़ होती है। ठीक है, लोहा में जब ऑक्साइड बनता है दोस्तों तो जंग कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पके हुए चावल में आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर रंग नीला काला हो जाता है, यह दर्शाता है कि चावल में क्या शामिल है? स्टार्च शामिल है। स्टार्च के परीक्षण के लिए दोस्तों आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, यह बात आपको पता होना चाहिए। उस जीव को पहचाने जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है, तो वो है दोस्तों केंचुआ। ठीक है, अर्थवॉर्म, है ना। दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के उत्सुक हैं। उन्हें स्कूल आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीएनजी बस, मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, नो पॉल्यूशन इसमें होता है ना। हम गर्मी में कॉफ़ी पीना पसंद क्यों करते हैं भाई? क्योंकि गर्म कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा प्रवाहित होती है, जिससे कि हमें गर्मी महसूस होती है। ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे को एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्धक लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है आवर्धक लेंस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव, देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद अंत में जाकर रुक जाती है घर्षण के कारण, जमीन और गेंद के बीच घर्षण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति जब पानी में तैरता है तो पानी का दबाव व्यक्ति के कर्ण पटह पर महसूस किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण याद रखना दोस्तों, व्यक्ति के ऊपर पानी का जो भार होता है उसके कारण दोस्तों उसको क्या होता है, कर्ण पटह पर क्या होता है, दबाव महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो क्लीनर में मौजूद रसायन कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है विंडो क्लीनर में। सब रट लेना आप, है ना, समझ में नहीं आ रहा है तो रट लेना। जैसे ये हो गया विंडो क्लीनर में रसायन कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक दो बार पढ़ लोगे एग्जाम में आएंगे तो आपके रडार में फंस जाएंगे। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि जल चक्र प्रभावित करती है, जिससे कम वर्षा होती है, जिससे क्या आने की संभावना रहती है, वर्षा कम होगी तो सूखा आएगा, ठीक है, ड्राफ्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगे माचिस के डिब्बे पर रगड़ा जाता है, इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी क्या होगी, तो लाल फास्फोरस दोस्तों याद रखना सफ़ेद फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचाने जो निम्न में से एक वन उत्पाद नहीं है, तो बताइए मुझे, नमक जंगल मिलता है क्या, नहीं मिलता, बाकी लकड़ी, लाख और शहद तीनों मिलती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के आंशिक आसवन के दौरान वाष्प जिनका क्वथनांक लघुत्तम है संघनित करती हैं, तो याद रखना दोस्तों फ्रैक्शनिंग टावर के सबसे ऊपरी भाग में होती हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, भाप जो होती है सबसे जाके ऊपर ही बैठती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में आकार का बदलाव जो उसकी गति में सहायक होता है का कारण है पदाब, ठीक, पदाब। अमीबा दोस्तों एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस विधि से अपना भोजन ग्रहण करता है ना, पता होना चाहिए आपको, एक उसकी जीव है। मध्य कान में कंपन 3 हड्डियों में परिलक्षित होते हैं, जिनका नाम क्या है, तो हैमर, एनविल और स्ट्रिप, ठीक, हैमर, एनविल और स्ट्रिप दोस्तों याद रखना कान की हड्डियां हैं। वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्चक्रण के लिए किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको जल संचयन कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक। सूखता गड्ढा आजकल बन रहा है वैसे, है ना, कई जगह पर। ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है, तो ऊपरी मृदा के गहरे रंग का जो जौ पदार्थ होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। एमसीबी मतलब दोस्तों मिनिएचर सर्किटर ब्रेकर, ये होता है उसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म दूध के तापमान को इसके प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर के द्वारा दोस्तों गर्म दूध के तापमान को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के नीचे गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, उसका आंसर दोस्तों क्रस्ट ऑफ द अर्थ यानी कि भूपर्पटी के नीचे जो झटके आते हैं उसके कारण भूकंप आते हैं। जंग इसका ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड है जंग, बताने की जरूरत नहीं है। वो सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं उन्हें हम दोस्तों वायरस या विषाणु कहते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन हो जाते हैं यहीं पर एंड, ठीक है। तो 41 मिनट का ये वीडियो बना है और आपको दोस्तों 100 फैक्ट मैं दिया हूँ, है ना। तो कैसा लगा सेशन, मुझे नहीं पता कैसा लगा आपको, ठीक, आपको कितना समझ में आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आपको बहुत सारे नए फैक्ट इसमें आपको सीखने को जरूर मिले होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।